हेलो बच्चों। तो पावर शेयरिंग का आज हम पेज नंबर 8 पर देखते हैं। आप लोग सब लोग बुक ओपन कर लीजिएगा पहले, तो अच्छे समझ में आ जाएगा ना। जैसे वन बाय लाइन लाइन पढ़ा जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप बुक अगर लेके बैठे रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना, इजी हो जाएगा समझने में। तो आज हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म का मतलब होता है रूप, पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी, तो यानी कि सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, देखते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीति जो सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, है ना। इससे क्या कह रहा है, द आइडिया पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिट टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीति जो सत्ता है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। जो यही धारणा, इसी धारणा के विरुद्ध जो है सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। समझे आप, सत्ता की साझेदारी का जो मतलब विचार आया, का कैसे आया कि जो राजनीतिक सत्ता है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी के उल्टा जो है सत्ता की जो साझेदारी है उसका विचार सामने आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place, यानी कि लंबे समय से यही माना जा रहा था कि जो है सरकार की जो सारी शक्तियाँ होती है, पावर होता है, या तो एक व्यक्ति या किसी मतलब एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले कोई व्यक्तियों के, जो लोगों के ग्रुप हो, उनके हाथ में रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them, यानी कि अगर फैसला लेने की शक्ति जो है, मतलब अगर जो फैसला लेने की शक्ति है अगर वो बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना, इन्फोर्स करना संभव नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Possible to take decision and inform them, but their notions have changed with the emergence of democracy। लेकिन जो है लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, है ना। जो कि इसमें जो है लोग है वो खुद ही, लोगों का मतलब लोकतंत्र क्या है, लोगों का ही शासन होता है ना। तो इसमें लोग जो है खुद से शासन की सारी जो संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र यही होता है कि मतलब अपने से ही शासन चलाते हैं सारे संस्थाओं को। ठीक है, यानी कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का एक सामान्य सब प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। क्या है, people rule themselves through institution of self government। In a good democracy, government due to respect is given to diverse group and views that exist in a society, यानी कि इसका कहना है कि अच्छे जो लोकतंत्र होते हैं, है ना, अच्छे जो लोकतंत्र होता है, शासन होता है, उसमें समाज के सभी लोगों को, सभी समूहों, ग्रुप्स को, और उनके जो विचार होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है ना। और सार्वजनिक जो पॉलिसी बनाई जाती है, तय करनी जाती है, उसमें लोगों की बातों को शामिल किया जाता है, और इसी को जो है अच्छा लोकतंत्र माना जाता है ना। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र क्या है, लोगों का तंत्र ना। तो जाहिर सी बात है जब कोई भी सत्ता होगी उसमें लोगों के विचार, उनके रिस्पेक्ट, उनके जो थॉट्स है उनको रिस्पेक्ट देना, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग विचारों के। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि लोगों का तंत्र। तो जब लोगों का तंत्र है तो उनको जो है सम्मान भी दिया जाना चाहिए। जो भी नीति पॉलिसी बने उसमें लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए कि हाँ ये नीति ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। अपने से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र का यही मतलब हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, है ना, यानी कि सबको मतलब एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, यानी कि लोगों को जो यही बता रहा है कि नीति जो बनती है उसमें एक उनका एक
जो है उनकी बातों को शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी पब्लिक नीति या कोई भी जो कि सरकार अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाई है उसमें लोगों के विचारों को शामिल किया जाना चाहिए। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible। यानी कि जो है कि मतलब जिस लोकतंत्र को अच्छा उसी को माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को जो कि राजनीतिक सत्ता होती है उसमें हिस्सेदार बनाया जाए। ठीक है, मतलब लोकतंत्र का मतलब अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक जो सत्ता होती है उसमें हिस्सेदार बनाया जाए, है ना। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक जो सत्ता है उसमें हिस्सेदार बनाया जाए, यही होता है अच्छी लोकतंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। यानी कि जो आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें जो सत्ता की जो साझेदारी है उसके अनेक रूप हो सकते हैं। क्या क्या? लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। ठीक है, आइए हम कुछ उसमें से कुछ उदाहरण पर गौर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि शासन के जो विभिन्न अंग होते हैं सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधायिका, जैसे संसद हो गई, है ना, विधानसभा हो गई, ये क्या है? लेजिस्लेचर है जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट जो इसको जो है आगे बढ़ाती है, इस पर नियम कानून बनाती है। और जुडिशरी क्या होता है कि इस पर नज़र रखता है कि ये सही है कानून कि नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं। तो यानी कि संसद और हमारे कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका। ठीक है, ये तीन है। पावर शेयर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि जो शासन के विभिन्न अंग हैं जैसे कि विधायिका हो गया, संसद वगैरह, ठीक है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, न्यायपालिका, इनके बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन अलग अलग क्या है? यही है। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, ये कि संसद हो गया हमारा, और राज्यों में विधानसभा। आगे देखते हैं। Let us call this horizontal distribution of power because it allow different organ of government placed at the same level to exercise different powers। यानी कि हमें इससे जो है हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जैसे फ्लैट होता है, जैसे फ्लैट का मतलब जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं ना, कोई अगर शॉट मारे, सिक्स मारे, एक मारता है हाई ऊपर की तरफ जाता है ना, तो एक मारता है एकदम फ्लैट, एकदम मतलब बल्ले के सीधे से मारता है, एकदम सीधे से बल्ले के उसी ग्राउंड से लेकर जो है वो सीधा जाके सिक्स हो जाता है। तो एकदम नीचे से जाता है ना, बोलते हैं ना फ्लैट गया है, तो वही होता है हॉरिजॉन्टल। यानी कि उसी एरिया में ऊपर नहीं जाएगा वो, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब उसी एरिया में अपने क्षेत्र में रहेगा, तो यही है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबको अपना अपना एक क्षेत्र मिला, एरिया, उसी में सब रहेंगे, यही होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कह रहा है कि हमें जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न जो अंग हैं अपने एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने लेवल से, क्षेत्र से बाहर नहीं जाते, यही होता है हॉरिजॉन्टल। आगे देखते हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यानी कि ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग, एक ऑर्गन जो है सत्ता का यानी पावर का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, अनलिमिटेड पावर यानी कि असीमित उपयोग नहीं कर सकता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। यानी कि मतलब एक जो दूसरा, मतलब हर जो अंग होता है जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तो हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या होता है, जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच जो पावर शेयरिंग का जो संतुलन होता है ना, वो बैलेंस जो होता है वो बना रहता है। आगे देखते हैं।
लास्ट ईयर वी स्टडीड that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies। यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में जो है कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो देश में कार्यपालिका है सत्ता का उपयोग करती है, पर यह जो संसद के अधीन कार्य करती है। ठीक है, कार्यपालिका है सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन ये संसद के अधीन कार्य करती है। संसद का मतलब देखो, संसद में जो कानून बना है उसी के अधीन, उसी के अकॉर्डिंग कार्यपालिका मतलब होता है जो मिनिस्ट्री वगैरह होते हैं उनके नीचे जो जितने अधिकारी वगैरह होते हैं सब कार्यपालिका अंदर में आते हैं। तो जो भी संसद कानून बनाता है उसी के अधीन ये कार्यपालिका होती है ना। तो कार्यपालिका काम तो करती है, लेकिन ये किसके अधीन होती है, किसके अंडर में होती है, संसद के। संसद जो कानून बनाता है उस पर काम करती है। ठीक है, संसद के अधीन कार्य करती है। और जो न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है कार्यपालिका करती है, यानी जो न्यायपालिका पर जो नियुक्ति होती है वो आगे देखते हैं। अच्छा, इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। सिमिलरली ऑल दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। यानी कि जो न्यायपालिका होती है, यानी जुडिशरी में जो जज हो उसकी नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका करती है ना। लेकिन जो न्यायपालिका की जो न्यायपालिका ही जो कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उस पर कंट्रोल भी रखती है। यानी कि जो हमारा कार्यपालिका है, यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है, वो जो है जजों की नियुक्ति करती है, और जज जब नियुक्त हो जाते हैं तो वो जो है संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है और उसी पर निगरानी रखते हैं, उसी पर अंकुश रखते हैं कि संसद ने जो कानून बनाया है लोगों के हित में है या नहीं है। ठीक है, ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी संसद जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी कि उस कानून के तहत हमारे देश में काम होता है, काम करती है, और जुडिशरी जिसकी अपॉइंट जो कि एग्जीक्यूटिव ही करती है, कार्यपालिका ही करती है, लेकिन वो संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो सही है या नहीं वो पूरे लोकतंत्र पर नज़र रखती है। तो ये होता है लोकतंत्र का व्यवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। यानी कि यही जो व्यवस्था है इसी को क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस, यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। आगे देखते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट, पावर शेयर कैन बी अमंग पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। यानी कि जो सरकार के बीच भी जो विभिन्न लेवल होते हैं उस पर भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे देखते हैं, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। यानी कि जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य गवर्नमेंट केंद्र सरकार हो गया, और फिर क्या है प्रांत या क्षेत्र के लिए अलग सरकार रहे, जैसे हमारे देश में है। ठीक है, पूरे देश के लिए केंद्र सरकार है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि जो है जो जनरल गवर्नमेंट होगी, जैसे पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट बनेगी उसे सामान्य सरकार कहेंगे या संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में होता है कि जो जनरल सरकार, अभी भी इलेक्शन भी आने वाला है, तो ये जो जनरल गवर्नमेंट होती है यानी पूरे देश में केंद्र सरकार कहेंगे या संघ की सरकार कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि जो कि हमारे देश में जो सरकार है उसे हम कौन सी सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, संघ की सरकार कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है देश में हमारे, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यही कहते हैं। द गवर्नमेंट्स आर द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। यानी कि भारत में हम इसे जो कि राज्य सरकार कहते हैं, लेकिन हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं या क्षेत्र का गवर्नमेंट होता है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे देखिए हमारे देश में केंद्र सरकार कहते हैं या संघ की सरकार कहते हैं, या प्रांत के क्षेत्र की अलग अलग सरकारों को, और जो कोई प्रांतीय क्षेत्र होता है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होता है वो हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आगे के लिए जो है फिर से हम अगले पेज पर स्टडी करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा तो अच्छे समझ में आएगा आपको। तो ये पेज नंबर 8 था, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग।